हेलो स्टूडेंट, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पिछली क्लास में चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज से संबंधित बातें किए थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया था कि अगर दो हमारे पास क्या सेम टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर दो विपरीत प्रकार के चार्ज हैं, तो आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति वाले क्या कहते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। तो जब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके मध्य में एक बल काम करता है। क्या काम करता है? बल, फोर्स लगता है इनके बीच में, एक फोर्स वर्क करता है। वह फोर्स कैसा होता है? अगर दो समान प्रकार का है तो आकर्षण बल रहता है, प्रतिकर्षण बल रहता है। कैसा रहता है? प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत प्रकार का है तो आकर्षण बल रहता है, आकर्षण बल रहता है। ये प्रतिकर्षण बल इस पे और इनमें आकर्षण बल काम करता है। तो यह कैसे होते हैं? चार्जों के बीच रहते हैं तो ये वैद्युत बल होते हैं। कैसे बल? वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है और वैद्युत क्या? वैद्युत आकर्षण बल लगता है। दो आवेशों के मध्य में कैसा बल लगता है? या तो वैद्युत प्रतिकर्षण या तो वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो कैसे होता है, उसका नेचर वगैरह, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कौन? कूलॉम। कौन थे? कूलॉम। कूलॉम ने सन 1785 में, सन किसमें? 1785 में कूलॉम, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1785 में प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर, यानी उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग करके देखा, उन्हीं तथ्यों के आधार पर दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के बारे में बताया और कुछ नियम दिए। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? कूलॉम्स लॉ। क्या है? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। क्या है? कूलॉम का नियम। इसी को हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कूलॉम का नियम। तो देखिए, जो नियम ये कूलॉम साहब ने सन 1785 ईस्वी में दिया, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों के बारे में बताया। वह बल किस प्रकृति का होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उसे ही हम क्या उसी नियम को हम क्या कहेंगे? कूलॉम का नियम कहेंगे। तो देखिए, कूलॉम ने क्या बताया था, इसको समझते हैं हम। कूलॉम ने जो बताया था उसको पहले समझते हैं, तब हम कूलॉम के नियम को अच्छे से लिखेंगे। देखिए, कूलॉम साहब ने बताया था कि अगर हमारे पास दो स्थिर आवेश हैं, जैसे मान लीजिए दो हमारे पास स्थिर आवेश हैं, इनमें से एक का चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इसके मध्य कार्य करने वाला, अब इन चार्ज के बारे में हमको नहीं पता है कि ये चार्ज हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। दोनों में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों में भी निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकता है। तो जो इनके बीच कार्य करने वाला फोर्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो इन दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वृत्त समानुपाती होगा। और इसको हम क्या कर लेंगे? एक साथ ले लेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है? कूलॉम का
नियम होता है। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं कि जैसे आप लोग नोट्स बनाएं तो उसमें अच्छे से लिखते जाएं, तो उसमें उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो हम देखते हैं, देखिए कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ पास लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या है, कूलाम्स लॉ है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला हमारा वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम है। अब इसको हम मैथमेटिकली रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए उसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए अब मानते हैं हम, माना दो स्थिर आवेश क्या है, Q1 व Q2 हैं तथा इनके जो मध्य की दूरी R है। क्या है, R है। मतलब ये हमारे दो आवेश हैं, ये हमारा Q1 है और ये हमारा आवेश क्या है, Q2। इनके मध्य की दूरी क्या है, R है। तब F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। F प्रोपोर्शनल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या, R स्क्वायर। जहाँ K क्या है, जहाँ K समानुपाती नियतांक है। क्या है कि हमारा, जहाँ K हमारा समानुपाती नियतांक है। और इसका जो मान है K का, वो आवेशों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है, बल पे डिपेंड करता है तथा आवेशों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। यानी K का मान क्या क्या हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसका K का मात्रक क्या हो जाएगा। यदि हम बल को किस में ले लें, न्यूटन में, आवेश के यानी आवेश को किस में ले लें, कूलाम में ले लें, और क्या कहते हैं दूरी को हम मीटर में ले लें, तो हमारी जो K का यूनिट हो जाएगा, K की यूनिट वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और इस K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, बीच की दूरी जो है उसको मीटर में ले लिए और चार्ज हमारा किस में हो गया, कूलाम में। तो ये K की वैल्यू हो गई हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ से हम इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। देखिए हमारा f इक्वल क्या बन जाएगा, f इक्वल हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब सरलता के लिए जो हमारा 9 इंटू 10⁹ है, सरलता के लिए जो हमारा 9 इंटू 9 है, ये जो हमारा k है, k इक्वल हम ले लेते हैं 1/4πε0। इसकी वैल्यू भी 10⁹ इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हमारा जो f हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ ε0 निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको बोलते हैं क्या, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, अब ये निर्वात की विद्युतशीलता है। जो ε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ε0 की वैल्यू होती है। इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अगर ये तो हमारा निर्वात की बात थी। अगर निर्वात के अलावा आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, निर्वात के अलावा आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, जिसकी आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा क्या, फोर्स। जहाँ जो k है, के आवेशों के माध्यम का क्या रहेगा, परावैद्युतांक। के क्या रहेगा, के क्या रहेगा, परावैद्युतांक रहेगा। क्या रहेगा, परावैद्युतांक। इसकी जो वैल्यू होती है निर्वात और वायु के लिए, निर्वात व वायु के लिए के इक्वल कितना होता है, 1 होता है। और अन्य चीज़ों के लिए लेस देन क्या होता है, 1 होता है। और मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इससे हम बता सकेंगे कि अलग अलग, यानी कि जो हमारा माध्यम के बीच, यानी दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम रहेगा, तो उनमें के की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में। तो उससे हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो चलिए, ये तो था हमारा क्या, कूलाम का नियम था। इसी पे हम क्या कहते हैं, आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, यानी क्वेश्चन हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं कूलाम के नियम पे, एक न्यूमेरिकल। देखिए करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और क्या है क्वेश्चन, उसको हम लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, दो गोले जिनके आवेश, दो गोले हमारे पास हैं जिनके आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम हैं। और ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य कार्य करने वाले, तो इनके मध्य कार्य करने वाले बल की
गणना कीजिए। दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है, ये आप लोग जान लीजिए। दोनों आवेशों के मध्य क्या है? निर्वात है, यानी एक दूसरे से वायु में रखे हुए हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, ऐसे लिख दें, पर वायु में रखे हैं, जैसे क्लियर हो जाए, रखे हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारा Q1 कितना आया? 2 गुणित 10 घात -7 कूलाम। Q2 हमारा कितना है? 3 गुणित 10 घात -7 कूलाम। R हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को हम मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, सारा कुछ एक ही यूनिट में बना लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1 गुणित 10 घात -2 मीटर। तो हमारा R इक्वल कितना आ जाएगा? 30 गुणित 10 घात -2 मीटर। अब वायु के लिए K इक्वल 1 होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो F क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 इंटू ये कितना है हमारा 2 × 10⁻7, ये कितना है 3 × 10⁻7 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब 30 × 10⁻2, 30 × 10⁻2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से? F इक्वल सीधा सीधा देखिए, अब इस 10⁻2 है, 10⁻7 है, तो अब ये इसका एक जीरो, इससे ये जीरो कट जाएगा, एक इससे ये कट जाएगा, तो 9 × 10⁻9 ऐसे लिखा रहने, 3 2 जा 6 हमने लिख दिया, और 10⁻14। अब ये देखिए ये 2 जीरो है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 × 10⁻2। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। तो F इक्वल कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻9 × 10⁻12, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना? 10 की पावर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। जब ये 10 की पावर +2 ऊपर गया तो +2 हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये +2 9 × 11 और 11 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में 14 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो F इक्वल कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻³ न्यूटन। कितना आ जाएगा हमारा? F इक्वल 6 × 10 की पावर क्या? -3 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3 न्यूटन। यानी इन दोनों के मध्य कितना फोर्स काम करेगा? F बराबर 6 × 10 घात -3 न्यूटन का बल काम करेगा। तो इससे कूलाम से संबंधित हमारा ये एक वो हो गया न्यूमेरिकल। इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम आपको और भी करवाएंगे जब चैप्टर फिनिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल की एक क्लास रहेगी, 1-2 क्लास न्यूमेरिकल की, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं न्यूमेरिकल उनको करवाते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये हमारा कूलाम का क्या था? नियम था कि कूलाम के नियम में क्या कुछ कैसे है उसके बारे में। अभी कूलाम के नियम में बहुत कुछ है, कूलाम के नियम में क्या है? बहुत कुछ है, उसकी चर्चा हम करते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब चर्चा करते हैं किसकी? इम्पोर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व देखते हैं हम क्या है। कूलाम के नियम का महत्व, तो देखिए कूलाम का जो नियम है वो बहुत अधिक दूरी से लेकर के बहुत छोटी दूरी के लिए क्या है? सत्य है। पहला जो है वो हमारा क्या है? जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम जो है बहुत, यानी कि जैसे दो आवेशों के मध्य की क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा दूरी है। जैसे हम दे दें कई किलोमीटर, दो आवेश हैं वो एक दूसरे से 1000 किलोमीटर दूरी पर हैं, या दो आवेश एक दूसरे से बहुत समीप में हैं। तो जो हमारा कूलाम का नियम है वो बहुत अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी दोनों के लिए सत्य है, दोनों के लिए सत्य है या काम करता है।
कूलाम का नियम जो हमारा है वो बहुत अधिक दूरी तथा बहुत कम दूरी दोनों के लिए सत्य है। जो यह नियम है वो क्या कहते हैं, परमाणुवीय दूरी। यह नियम जो है, यह नियम परमाणुवीय दूरी लगभग कितना 10⁻⁻11 मीटर और नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए सत्य है, यानी तक काम करता है। यानी यह नियम जो परमाणुवीय दूरी 10⁻⁻11 है और नाभिकीय दूरी हमारी क्या 10⁻, वहाँ पर भी यह नियम क्या होता है, लागू होता है और सत्य होता है। कूलाम के नियम के अनुसार ही हम क्या करते हैं, विभिन्न आवेशित वस्तुओं के मध्य क्या बल की गणना करते हैं। कूलाम के नियम की सहायता से ही विभिन्न आवेशित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले बल की क्या करते हैं, गणना करते हैं। कूलाम के नियम से ही विभिन्न आवेशित वस्तु के मध्य कार्य करने वाले बल की क्या करते हैं, बल की गणना करते हैं। कार्य करने वाले बल की क्या करते हैं, गणना करते हैं। यानी कि जो भी जितने प्रकार के हमारे क्या कहते हैं बल होते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले, उनकी क्या करते हैं, हम गणना करते हैं। नाभिक का जो आकार बनता है उनके मध्य कार्य करने वाले बलों की गणना करते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, श्यान बल, घर्षण बल, ये सब क्या होते हैं, वैद्युत बल ही होते हैं। ये सभी कुछ क्या होते हैं, वैद्युत बल ही होते हैं। श्यान बल, घर्षण बल, हमारा पृष्ठ तनाव, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, घर्षण बल होते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि यानी कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, इसकी चर्चा हम करते हैं। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। देखिए क्या है, कंपैरिजन बिटवीन क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। कंपैरिजन बिटवीन, लिख दें, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए क्या है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो द्रव्यमानों के, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि सेम टू सेम एक जैसे काम करते हैं, लेकिन ये दो द्रव्यमानों के मध्य काम करता है। नियम कुछ उसी जैसा रहता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो आवेशों के मध्य काम करता है। जो हमारा वैद्युत बल है वो दो आवेशों के मध्य काम करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल हमारा किसके मध्य काम करता है, दो द्रव्यमानों के मध्य। तो यहाँ पास लिखेंगे वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, जो वैद्युत बल है वो हमारा आवेशों के मध्य, यानी आवेशों के मध्य जो भी हमारा परावैद्युतांक रहता है उस पर निर्भर करता है, जबकि हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो
यानी कि बीज के माध्यम पे कि यानी द्रव्यमान कहाँ पे रखे हैं उस पे निर्भर नहीं करता। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। तो देखिए वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो वैद्युत बल होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। हमारा जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण, दो प्रोटॉनों, जैसे हमारा दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा क्या है, वैद्युत बल है, दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है वो लगभग 10 के घात 36 गुना, 10 घात 36 गुना गुरुत्वाकर्षण, 10 घात 36 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य वैद्युत बल 10 के घात 43 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के होता है। यानी कि दो हमारे प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है 10 के घात 36 गुना होता है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल का, और जबकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला 10 के घात 43 गुना। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है यानी वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को भी ये क्लासेस पहुंच सकें। और अगली क्लास में हम कूलाम के नियम के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन कूलाम के नियम का क्या पढ़ेंगे, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया है। तो थैंक यू।